ये वही आरएसएस है जिसने गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी, और उसी आरएसएस को जब भारत के राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े सदन में बैठ के ग्लोरीफाई करते हैं तो वो गांधी की हत्या को भी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। जिस आरएसएस का काम देश में नफरत की भावना को बलवान करना है, जिस आरएसएस के जो फोर फादर्स थे वो हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरणा पाते थे, जिस आरएसएस के सभाओं में हिटलर और मुसोलिनी की किताबें बांटी जाती थी और कहा जाता था कि इनके जीवन चरित्र को पढ़िए और इनसे सीखिए। राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि आरएसएस इस देश में मनुवाद का प्रतीक है, वो इस देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और इन सब का प्रतीक है, और तमाम देश के जितने शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर चुन चुन के ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो आरएसएस से हैं, और तमाम ऐसे जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। नेहरू जब हिंदू कोड बिल पर बहस कर रहे थे, अंबेडकर जब उसको लेकर के आए, तब यही आरएसएस उसका विरोध कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि आरएसएस विधवा विवाह का विरोध करता था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया। उसका जवाब कल सदन में मिल गया है, क्योंकि उनका आरएसएस के प्रति प्रेम दर्शा रहा है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदवी पर क्यों आए। इतना सब कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से शासन में, उससे पहले तो कांग्रेस भी रही है। अगर इतनी बुरी है आरएसएस तो क्यों नहीं कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी थी? भले ही तुम विपक्ष के सबसे बड़े नेता हो, अगर आरएसएस के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें सदन में ही सजा दी जाएगी और तुम्हारा बयान हटवा दिया जाएगा। इस समय सदन में यही हो रहा है, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बैठ करके आरएसएस के तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की टीस है कि मैं प्रथम वर्ष क्यों नहीं आरएसएस के साथ प्रशिक्षण किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया, मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। ये बात धनखड़ ने कहा है, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, सदन में कहा है, और आरएसएस के खिलाफ खड़गे के बयानों को एक्सपंज भी करा दिया गया है। आखिर इस पीछे, इन सारी बातों के पीछे ये जानना जरूरी है कि संसद में बैठ करके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे संगठन की बात कर रहे हैं जो कि एक सांप्रदायिक संगठन माना जाता है। तो इस पे ही लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया गया आरएसएस के नाम पे, और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया है सदन में बैठ करके, क्या उससे गरिमा भंग नहीं होती है सदन की? हमारे साथ है नीरज जी, हमारे साथ है राघव, हमारे साथ पंकज जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। उन्होंने ये बयान दिया आरएसएस को लेकर के कि मतलब अथक प्रयास कर रहे हैं देश के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं आरएसएस वाले, इसमें क्या गड़बड़ी है? ठीक है, बैठे वहां पे, लेकिन बोल तो सकते ही है ना? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखकर बोलते तो ज़्यादा बढ़िया होता। जैसे ही ये सदन का सत्र शुरू हुआ, पूरा सदन इमरजेंसी मय हो गया था। पूरा सदन केवल इमरजेंसी के कारनामों के बारे में बात कर रहा था। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हालांकि जो देश में चल रही है उसके बारे में कोई सवाल कोई जवाब नहीं था। सवाल जो पूछे गए, जवाब जो दिए गए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को लेकर उसको एक्सपंज कर दिया गया। आरएसएस पर लौटते हैं और जगदीप धनखड़ साहब का जो बयान है उस पर लौटते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस है कि वो आरएसएस का प्रशिक्षण नहीं ले पाए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, और वो एकलव्य बनकर आरएसएस से ट्रेनिंग पाते रहे। कितनी शर्मनाक और कितनी बेहयाई वाली बात है, और किसी इंडिविजुअल के लिए कितनी मतलब वो पब्लिक स्पेस में बोल कैसे सकता है ये बात? वो मैं तो वैसा सोचता हूँ। जिस सदन में इमरजेंसी के काले कारनामों की बात हो रही थी, जिस सदन में इमरजेंसी को काला अध्याय बताया जा रहा था, उसी सदन के स्पीकर आरएसएस के बारे में ये बात बोलते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उस इमरजेंसी के वक्त उस संगठन, जिस संगठन की वो बात कर रहे हैं, उसके जो मुखिया थे दत्तात्रेय साहब, उन्होंने इंदिरा गांधी को 3 चिट्ठियां लिखी, जिसका इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद विनोबा भावे को चिट्ठियां लिखी, और इन चिट्ठियों में बात क्या थी? इन चिट्ठियों में यह था कि मैडम आप जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और संगठन आपके साथ है। संगठन की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो सरकार के विरोध में कोई कार्यक्रम करे। हमको निकलवा दीजिए, हम देश में, देश के लिए और आपके लिए, आपके सहयोग के साथ काम करते रहेंगे। ये उस संगठन का कहना था। ये वो संगठन है जिसके बारे में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने कहा कि आरएसएस ने एंटी इमरजेंसी आंदोलन के साथ गद्दारी की है। तो या तो आप इमरजेंसी को काला अध्याय मत मानिए, और अगर आप इमरजेंसी को काला अध्याय मान रहे हैं तो इमरजेंसी के खिलाफ चल रहे आंदोलनों से गद्दारी करने वाले आरएसएस को गद्दार मानिए, कुछ तो मानेंगे। दूसरी बात पे आते हैं, ये इमरजेंसी की बात हमने की। या तो आप देश में यकीन मत करिए, आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन मत करिए, संविधान में यकीन मत करिए, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों में यकीन करते हैं, इसीलिए आप उस पद पर बैठे हुए हैं। जब आप उन चीज़ों में यकीन करते हैं तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आपका यकीन होगा, उसके प्रति आस्था के भाव होंगे। उस स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सोचते हुए आप झुक सकते हैं। वैसे भी जगदीप धनखड़ कहते हैं मैं बहुत झुकता हूँ, और जितना झुक सकता हूँ उतना झुकना चाहता हूँ।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सुनकर तमाम लोगों को झुकना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए उस आंदोलन को। लेकिन उस आंदोलन के खिलाफ कौन था? उस आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? यह आरएसएस था। तो जो आरएसएस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था, जिस आरएसएस की भूमिका देश के सबसे बड़े मूर्धन्य जो आंदोलनकारी थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या में जो आरएसएस शामिल था, जिसके लिंकेज मिलते हैं, जो आरएसएस इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, जिस आरएसएस ने इमरजेंसी के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के साथ गद्दारी की, जिस आरएसएस का काम देश में नफरत की भावना को बलवान करना है, जिस आरएसएस के जो फोर फादर्स थे वो हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरणा पाते थे, जिस आरएसएस के सभाओं में हिटलर और मुसोलिनी की किताबें बांटी जाती थी और कहा जाता था कि इनके जीवन चरित्र को पढ़िए और इनसे सीखिए, जो आरएसएस तानाशाही प्रवृत्तियों का प्रवर्तक है, उस आरएसएस की तरह बनना चाहते हैं या उस आरएसएस से ट्रेनिंग पाकर एकलव्य अगर हमारे राज्यसभा के स्पीकर साहब बने हैं, तो ये हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए और नागरिक के तौर पर हम सब के लिए बहुत अफसोसजनक बात है। जी नीरज जी जो कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जैसे जहां तक बात है, आपने कहा कि मुसोलिनी, हिटलर, ये सारी चीजें हैं, तो इस पे राघव मैं आपके पास आऊंगी। इतना सब कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से है शासन में, उससे पहले तो कांग्रेस भी रही है। अगर इतनी बुरी है आरएसएस, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी थी? देखिए, सवाल ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया। उसका जवाब कल सदन में मिल गया है, क्योंकि उनका आरएसएस के प्रति प्रेम दर्शा रहा है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदवी पर क्यों आए। सवाल ये है कि अगर उन्हें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करना है तो जाकर कर सकते हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखें। उन पर कोई दबाव नहीं है उपराष्ट्रपति रहने का, वो इस्तीफा दें, आरएसएस जाके ज्वाइन करें, प्रचारक बने। लेकिन वो जो भारत के संविधान के अंतर्गत एक पद आता है, उस पद पर हमें कोई प्रचारक, कोई आरएसएस का एडवर्टाइजर नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो देश को सबसे बड़ी संस्था माने। अगर वो कहते कि मैं देश के प्रति बहुत सम्मान दर्शाता हूँ तो बात समझ में आती है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने से बड़ों के प्रति सम्मान दर्शाता हूँ, झुकता हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं एकलव्य हो गया हूँ आरएसएस का, तो जब आरएसएस को जरूरत पड़ेगी तो ये एकलव्य अंगूठा काट के किसको देंगे? देश को देंगे कि आरएसएस को देंगे? सवाल तो यही है। और ये वही आरएसएस है जिस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था और अपने जीते जी उस बैन को हटाने नहीं दिया। ये वही आरएसएस है जब इसके सर संचालक 1956 में हिंदुओं के लिए एक सभा कर रहे थे, ठीक उसी समय अंबेडकर 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे। ये वही आरएसएस है जिसने गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी। और उसी आरएसएस को जब भारत के राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े सदन में बैठ के ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो गांधी की हत्या को भी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, वो अंबेडकर के विरोध को भी दबा रहे होते हैं, वो सरदार पटेल के उस फैसले पर भी सवाल खड़ा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस ने सीधे तौर पर गांधी की हत्या जरूर नहीं की, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया जिससे ऐसे तमाम लोग तैयार हों जो गांधी को मारने में इंटरेस्ट रखते हों, गांधी की हत्या चाहते हों। तो आरएसएस अगर एक ऐसी संस्था है जिसके लिए सरदार पटेल कह गए हैं, डॉक्टर साहब अंबेडकर कह गए हैं, गांधी कह गए हैं, नेहरू कह गए हैं, जो पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी उसमें साफ साफ उन्होंने इस बात को लिखा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो समस्या क्या है? नेहरू जब हिंदू कोड बिल पर बहस कर रहे थे, अंबेडकर जब उसको लेकर के आए, तब यही आरएसएस उसका विरोध कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि आरएसएस विधवा विवाह का विरोध करता था, आरएसएस अंतरजातीय विवाद का विरोध कर रहा था, आरएसएस बाल विवाह का विरोध कर रहा था। और क्यों आरएसएस की सरसंचालक कुर्सी पर कोई दलित आज तक नहीं बैठा? अगर इतना अच्छा संगठन है, बना सकता है क्या आरएसएस किसी दलित को अपना सबसे मुख्य पद का दावेदार? नहीं बनाया, आज तक कोई ओबीसी नहीं आया। तो जो जातिवादी संगठन है, जो ब्राह्मणों के अलावा, सवर्णों के अलावा किसी को सरसंचालक नहीं बनाता है, बनाए किसी चमार को, बनाए किसी एससी समाज के व्यक्ति को, किसी एसटी समाज के व्यक्ति को, उसको हीन भावना से देखता है। तो ऐसे इस तरीके की संस्था का देश के सदन में अगर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जातिवाद का बढ़ावा है, हिंसा को बढ़ावा है, गांधी, अंबेडकर, नेहरू के विचारों को कुचला जा रहा है। पंकज जी, आपके पास मेरा ये सवाल है कि कल जब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो धनखड़ ने ये कहा कि आरएसएस का होना अपराध थोड़ी ना है, अगर कोई आरएसएस का है, बड़े पद पे है, तो अपराधी थोड़ी ना है। और क्या आरएसएस का है और किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान में बड़े पद पे है तो इसीलिए केवल उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा क्योंकि तुम आरएसएस के हो? नहीं, मेरा ख्याल है पूरी बहस ही गलत संदर्भ में हो रही है। आरएसएस इस देश का एक गैर पंजीकृत ही सही एक संगठन है, उसको कानून के तहत काम करने का अधिकार है। जब उस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा और ये पाया गया कि उसने इस तरह का माहौल बनाया, जो सरदार पटेल की चिट्ठी में है कि इन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, इस तरह का माहौल बनाया कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, ऐसा पटेल कहते हैं।
उस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद प्रतिबंध हटा किस शर्त पे? प्रतिबंध हटा इस शर्त पे कि इन्हें अपने संविधान बनाना पड़ा, इन्हें लिखना पड़ा। सरदार पटेल ने बाकायदा वो गृह मंत्रालय का एक पूरी अधिसूचना है जिसमें सब सारी चीज़ों का जिक्र है, जिसमें इन्हें लिख के देना पड़ा कि हम किसी लड़के को, छोटे बच्चे को बिना माँ बाप की इच्छा के उसे शाखा में नहीं आने देंगे, इस तरह की तमाम बातें। और भारत के संविधान का चूंकि आरएसएस विरोध कर रहा था, तिरंगे का विरोध कर रहा था, तो उस अपने शपथ पत्र में एक तरह से भारत सरकार को इन्होंने लिख कर दिया कि हम संविधान को मानेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। उसके बाद उन पर से प्रतिबंध हटा। दोबारा प्रतिबंध आप जानते हैं कि उस समय लगा था जब 75 में इमरजेंसी के समय लगा था। उस समय भी जो बाला साहब देवरस थे उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के कहा कि इंदिरा गांधी से कि भाई हम आपकी सारे जो हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़िए, हम लोग इस आंदोलन में हैं नहीं, और आपका जो पूरा मिशन है, जो आपके कार्यक्रम है, ख़ासतौर पर संजय गांधी जिस तरह के कार्यक्रम ला रहे थे, या 20 सूत्री कार्यक्रम था, 5 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें हम सब मिल बढ़ चढ़ कर हमारे स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे और देश को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मसला दूसरा है। उसके बाद यानी कानून को मानते हुए कोई भी संगठन काम कर सकता है, आरएसएस हो, कोई भी हो। संसद में क्या हुआ? संसद में ये मसला नहीं है कि आरएसएस का होना अपराध है, नहीं। संसद में मसला ये है, राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि आरएसएस इस देश में मनुवाद का प्रतीक है, वो इस देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और इन सब का प्रतीक है, और तमाम देश के जितने शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर चुन चुन के ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो आरएसएस से हैं, और तमाम ऐसे जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। ये राय है। इस राय से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता असहमत हो सकता है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन एलओपी को भी पूरा अधिकार है कि ये बात वो कहे। मुझे नहीं लगता कि पीठ पर बैठे हुए माननीय धनखड़ जी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो बहस करें इस पर एलओपी से। भाई आपका काम व्यवस्था देना है कि ठीक है भाई, एलओपी साहब का ये कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उनका वो विरोध करता है, तो उसको भी पूरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ एलओपी से जिरह की, खड़गे जी से जिरह की, बल्कि उनकी बातों को आपने रिकॉर्ड से भी बाहर निकलवा दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं? आप एकलव्य हैं कि द्रोणाचार्य हैं, वो आपका निजी मसला है, बिल्कुल सोचिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप एक पद पर बैठे हैं, वहाँ आपका काम क्या है? आपका काम सदन चलाना है। सदन में पक्ष विपक्ष है, वो अपनी बातें कहें, दूसरा अपनी बात कहे, और सबकी बात रिकॉर्ड में इसलिए जानी चाहिए कि आज से 20 साल, 25 साल, 50, 100, 200 साल बाद जब कोई जाए लाइब्रेरी में, कोई जाए अभिलेखागार में, तो वो शोधार्थी देखे कि उस समय सदन में क्या बहस हो रही थी, किसने क्या कहा। रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि रिकॉर्ड इतिहास का हिस्सा होता है। और आप ये करके आप कितना अलोकतांत्रिक रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि आप एलओपी की बात को आने ही नहीं दे रहे हैं, आप उसे रिकॉर्ड में नहीं रखने दे रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी ये जानेगी ही नहीं कि खड़गे जी ने क्या कहा था। अब कल कोई कह सकता है कि खड़गे जी दलित हैं इसलिए वो अपनी बात नहीं कह सकते, क्या ये भी एक तर्क हो सकता है? कोई कह सकता है। इन सारी बातों को अच्छी लगे, बुरी लगे, सहमत हो, असहमत हो, सबको रिकॉर्ड में आप करते हैं तो एक इतिहास बनता है, इतिहास का एक दस्तावेज तैयार होता है। तो जगदीप धनखड़ जी जो भी आरएसएस के बारे में विचार रखें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति को आज़ादी है। मुझे दिक्कत यह है कि आप भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इतिहास निर्माण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भारत के संसद में होने वाली जो बहसें हैं उनको रिकॉर्ड से निकलवा कर आने वाली पीढ़ियों को आप ज्ञान के एक बड़े स्रोत से वंचित कर रहे हैं, और ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। जगदीप धनखड़ जी की नीयत पे भी सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर उठाऊंगा कि अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो फिर इमरजेंसी क्या होती है? ये तो सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक कदम है जो सदन में हमें देखने को मिला। नीरज जी, एक सवाल और है मेरा। अभी आप देखिए कि चुनावों से पहले भी, चुनावों के बाद भी ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस की छत्र छाया से निकल करके और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वयंभू कह सकते हैं कि पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी। ऐसे तमाम बयान भी आए थे, नड्डा के भी आए थे। तो ऐसे समय में धनखड़ का इतना अग्रेसिव हो करके डिफेंड करना, वो भी सभापति की कुर्सी पर बैठ करके, क्या ये भरपाई करने की कोशिश है उन सारी चीज़ों का? हो सकता है, लेकिन पंकज सर ने जो बातें कही उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर ने कहा कि उन्हें कोई गलती नहीं लगती
आई है आरएसएस के बारे में जो धनखड़ साहब का बयान है उसको लेकर, ये बयान केवल धनखड़ साहब का बयान नहीं है, ये बयान राज्यसभा के सभापति का बयान है, ये देश के उपराष्ट्रपति का बयान है। इसलिए ये बयान गलत है, क्योंकि आरएसएस अपेरेंट तौर पर ये दिखता है कि वो जातिवादी संस्था है। आरएसएस का जो इतिहास रहा है वो देश के लोकतांत्रिक जो विरासत है उसके पक्ष में रहा नहीं है। तो देश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको तटस्थ होना चाहिए, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, वो अगर इस तरह का बयान देता है तो वो मुझे गलत दिखता है। चाहे फिर ओम बिरला का वो स्टेटमेंट हो जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के पैर छूता हूँ। आप उस वक्त केवल ओम बिरला नहीं हैं, आप उस वक्त देश में लोकसभा के स्पीकर हैं। तो आपके पद का भी एक अनुशासन होगा, आपके पद का भी एक नियम कायदा होगा। उस नियम कायदे से बाहर जाकर अगर आप बातचीत करेंगे तो वो गलत ही लगेगा। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि वो भरपाई हो सकती है, भरपाई और तुरपाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भरपाई और तुरपाई इन सब बयानों से भाजपा करवाना चाहेगी। भरपाई और तुरपाई का तरीका हम गुजरात में देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यालय पर जो हमला हुआ है। भरपाई और तुरपाई हम देख सकते हैं जब नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर बोला था कि अब विपक्षियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भरपाई और तुरपाई हम देख सकते हैं जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट बहुत अच्छा और बहुत अच्छी उसकी समीक्षा की जा सकती है। शिव के पोस्टर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते, लेकिन आजकल जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग केवल नफरत और केवल घृणा और केवल हिंसा की बात करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जो घोषणा करते हैं और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं वो लोग हिंदू धर्म को ही नहीं मानते। तो दरअसल हिंदू धर्म के बारे में एक अच्छी नीयत और अच्छा एक दृष्टिकोण राहुल गांधी पेश कर रहे थे। तो भाजपा तुरपाई और भरपाई कैसे करती है उसमें से 11 सेकंड का क्लिप निकाला, और जो रिकॉर्ड मतों तो क्या कहेंगे, लेकिन जिनके हार से सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो जो मंत्री थी पूर्व स्मृति ईरानी, वो भी उस 11 सेकंड के क्लिप को वायरल कर रही हैं। तो भाजपा अपनी भरपाई और तुरपाई जो है वो फेक वीडियोज़, झूठे प्रोपेगेंडाज, हिंसा के जरिए करेगी। स्पीकर या उपराष्ट्रपति लोकसभा के या राज्यसभा के, इन लोगों का जो बयान है, ये बयान दर्शाता ये है कि इंस्टीट्यूशंस पर किस तरीके का कब्जा हुआ है, जिस पर लगातार बात चल रही है। ये भरपाई और तुरपाई वाली मुझे नीयत नहीं दिखती है। जी बिल्कुल। और ये सारी जो बातें चल रही हैं सर, इस बीच में जो अभी सर ने बोला कि गलत माना जाएगा अगर आप सभापति के पद पे बैठ करके राज्यसभा के इस तरह की बात कर रहे हैं तो आरएसएस के लिए जो करीबी होना या फिर मैं काश कि मैंने पहले साल से ही ट्रेनिंग ली होती, ये सारी चीज़ें कहना, ये किस तरह का संदेश है? आप सोचिए, बस मैं ये एक अपने जनता से भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप बस कल्पना करिए कि अगर कोई मुस्लिम नेता और इस तरह की बात कर रहा था किसी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन के लिए, ऐसी तारीफों के पुल बांधता एक संवैधानिक पद में बैठ करके, तो माहौल दूसरा होता। किस तरह का मैसेज है ये? देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ ने सही कहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय परिस्थिति क्या है कि वो जिस पद पर बैठे उनका काम क्या है, उस काम के हिसाब से आपको देखना होगा। और दूसरा, देश संविधान से, नियम कानून से चलता है। अगर आरएसएस प्रतिबंधित संगठन नहीं है तो कोई अगर ये कहता है तो आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर नहीं, स्पीकर क्या, भारत के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक, भारत के लोकसभा अध्यक्ष वो आरएसएस के पूरा उनका आप गणवेश में आप उनकी फोटो देख सकते हैं। इस समय ज्यादातर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आरएसएस से ही निकले हैं। और आरएसएस एक संस्था है जिसका पंजीकरण भी नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी उसने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो पदाधिकारी हैं वो आरएसएस के हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का महासचिव होता है वो आरएसएस से बाकायदा भेजा जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि बहस ये करके या तो फिर आरएसएस पे बैन लगे और ये मांग हो कि आरएसएस पे बैन होना चाहिए। अगर आरएसएस इस देश के आईन के हिसाब से प्रतिबंधित नहीं है तो कोई उस बात का इस्तेमाल कर सकता है। हम जानते हैं कि वो एक सांप्रदायिक संगठन है, हम ये मानते हैं, हमारी राय है, उसके पीछे पूरा इतिहास है, पूरा हमारे पास समझ है, लेकिन कानूनन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। सभापति से तो निष्पक्षता की उम्मीद होगी ना। सभापति अपनी वो थोड़े छोड़ देंगे, वो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। हम निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है। तो क्या सर आप केवल उम्मीद के आधार पे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असली बात क्या है। ये बहस हमें डिरेल करती है दूसरी ओर, और वो चाहते भी है कि बहस आरएसएस पे हो। मैं ये कह रहा हूं कि बहस इस बात पे है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसे जनता को पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि उन्होंने बताया कि आरएसएस किस तरह से एक सांप्रदायिक,
एक मनुवादी संगठन है और इस बात को रिकॉर्ड से गायब किया जा रहा है, ये ज्यादा बड़ी बात है बजाय इसके कि हम कहें कि जगदीप धनखड़ ने आरएसएस की क्यों तारीफ की। वो एक अलग चीज है। असली बात यह है, उसकी आड़ में हम मूल मुद्दे को ना भूल जाएं। तो जो भी कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इस देश के इतने बड़े दलित चेहरे या कांग्रेस के अध्यक्ष कह लीजिए या लीडर ऑफ अपोजिशन कह लीजिए, अगर उनकी बात को रिकॉर्ड से बाहर किया जा रहा, कोई सहमत असहमत अलग बात, ये ज्यादा खतरनाक बात है और ये बताता है कि संसदीय लोकतंत्र के नाम पर जो भी हमें उपलब्धियां हासिल हुई थी, ये सरकार उस सब को नष्ट करने पे आमादा है। जी नीरज जी, तो जो सर ने बोला अभी कि एक जो इन्होंने बयान दिया है ताकि पूरी बहस आरएसएस पे चली जाए सारी चीजें, तो क्या उसी भावुकता में आप भी सोचने लगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है। सर ने जो बात बोली है उससे मैं 100% अग्री इस बात पे हूँ कि जो एक्सपंज किया गया है, चाहे वो खड़गे साहब का बयान हो चाहे राहुल गांधी का बयान हो, वो एक्सपंज करना सबसे बड़ी गलती है, उस पर ही बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आप ये तो देखेंगे ना एक्सपंज किया क्यों गया है, क्योंकि वहां बैठे लोगों की नीयत ही ऐसी है। और नीयत आती कहां से है? नीयत आपकी सोच से आती है, आपकी आइडियोलॉजी से आती है। एक्सपंज करने की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो स्पीकर के पास है। ये तो स्पीकर का नियम है ना कि भाई एक्सपंज कर सकते हैं, आपको जो हिस्सा लग सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर है ये स्पीकर के पास, तो वो तो अपने पावर को एंजॉय करता है, फिर इस पर भी बात ना करे क्या? पावर का एंजॉय कोई व्यक्ति कैसे करता है, वो उसकी परवरिश से, वो उसकी आइडियोलॉजी से आती है। और वो आइडियोलॉजी क्या है? जगदीप धनखड़ ने चीख चीख के आज बोल दी है कि भाई मैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष आरएसएस का ट्रेनिंग लेना चाहता था और इसका नहीं हो पाने का मुझे बड़ा दुख है। तो एक्सपंज जब आप कर रहे हैं, जब आरएसएस की जो स्थिति है, आरएसएस की जो हकीकत खड़गे साहब बयान करते हैं, आप उस हिस्से को एक्सपंज कर देते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है या आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, आप उस हिस्से को एक्सपंज कर देते हैं। करते क्यों हैं? क्योंकि आप लोग स्पीकर के चेयर पर बैठने के बावजूद अपने आप को किसी पार्टी या किसी संगठन से अलग या जुदा नहीं कर पाते हैं। तो इस बात पे भी मुझे लगता है कि चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि जो बड़ी गलतियां हो रही हैं जिन पे चर्चा हो, उसका कारण वही आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी को चीख चीख कर आज जगदीप धनखड़ बता रहे हैं, और जो आइडियोलॉजी लोकतांत्रिक भारत के लिए खतरनाक है। हाँ, आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी राघव आपसे। जब वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने इसके बाद से सदन से कि आप हमारे बयानों को एक्सपंज कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के, उसके बाद से धनखड़ साहब बहुत भावुक हो गए, बोला कि मैं कई बार खून के घूंट पी करके रह जाता हूँ। तो उनको भावुक होना कितना सही? अगर आप सुनना नहीं चाहते विपक्ष को, बयान हटवा ही देना है, तो उनको जाने दीजिए, इस पर दुखी क्यों होना है? ये देखिए, एक दो तरफा मार होती है कि हम आपको मारेंगे भी और आपको मारकर उसकी सिंपैथी भी हम ही लेंगे। तो ये उस तरीके का प्रयास है कि विपक्ष जो है वो देश में सदन को नहीं चलने देना चाहता है, विपक्ष सरकार को काम करने नहीं दे रहा है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत सरकार हैं, 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे। इस देश में अर्थव्यवस्था खराब है तो विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है। देश में बेरोजगारी है तो कांग्रेस 1960 में कुछ ऐसा करके गई थी जिसकी वजह से आज तक बेरोजगारी है। तो ये पूरा वही तरीका है कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष के ऊपर सारे आरोप डाल दिए जाएं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कही गई बात को उस बहस में शामिल नहीं किया जा रहा है तो उस बहस में मतलब क्या है? विपक्ष इस देश की 40% आबादी का तो नेतृत्व कर रहा है ना, तो वो 40% लोग क्या बेवजह वोट दे करके गए थे? वो सुनना चाहते हैं ना जिन लोगों को उन्होंने चुना है कि वो सदन में उनके लिए क्या कह रहे हैं। और राष्ट्रपति जी वो नहीं, उपराष्ट्रपति जी वो नहीं होने दे रहे हैं, तो अगर वो नहीं होने दे रहे हैं तो उस सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है। वॉकआउट करना एक सिंबॉलिकल विरोध है और उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि सदन के भीतर असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो यानी जिन लोगों को बोलने से चुनावों के दौरान नहीं रोका जा सका, जिन लोगों को ये हरा नहीं पाए, जो विपक्ष के नेता हैं इस समय, उन लोगों की बातों को रोकने के लिए अब सभापतियों का लग रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, खड़गे ने आखिर कहा क्या था कि बड़े बड़े संस्थानों पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो रहा है। आरएसएस एक मनुवादी संस्था है और इस पे धनखड़ ने कहा कि इस बयान को एक्सपंज किया जाता है, यानी कि इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के दौरान कितनी बार सांप्रदायिक बातें कही हैं, इस पे भी खड़गे बोलना चाहते थे, इस पे उन्होंने कुछ भी कहा। उसके बाद से यही रिप्लाई आया धनखड़ का कि नहीं नहीं, इसको भी हम एक्सपंज कर देंगे अगर आप इस पे बोलेंगे तो। जिसके बाद से विपक्ष वॉकआउट करता है तो जो धनखड़ साहब हैं वो भावुक हो जाते हैं। अरे आप भावुक क्यों हो रहे हैं? जब आप बोलने ही नहीं देंगे, जब आप मौका ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे, आप रिकॉर्ड से हटवा देंगे, तो विपक्ष आखिर सदन में रुकेगा क्यों? लेकिन खैर, ये पूरी बात से एक चीज तो साफ हो गई कि सभापति की जो गरिमा होती है उस गरिमा को मेंटेन नहीं किया गया है। आप एक पद पे बैठ करके, संवैधानिक पद पे, और एक संस्था के जरिए जुड़ने की बात करें कि मैं एकलव्य हूं तो वाल्मीकि और तमाम जो सांप्रदायिक चीजें और एक धार्मिक चीजों का इस्तेमाल किया गया, चिन्हों का इस्तेमाल किया गया, एक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया, संतों का,
तो आप वहां पे बैठ करके आप वहां ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे। सभापति का काम क्या होता है? मैनेजमेंट देखना कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, सारी चीजों को, कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन धनखड़ साहब खुद वहां बैठ करके प्रवचन देने लगे कि जैसे वाल्मीकि को ज्ञान बाद में हुआ था, मुझे भी बाद में हुआ था। लेकिन खैर, गरिमा की उम्मीद, संसदीय गरिमा की उम्मीद हम उस संसद में क्या करें जहां पे गालियां दी जाती हैं, जहां पे झूठ बोला जाता है। और इससे ज्यादा की उम्मीद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बातें करते हैं तो हम राज्यसभा के सभापति से क्या ही करें। खैर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिए। चर्चा आपको कैसी लगी है ये हमें जरूर बता दें, और आगे किन बातों पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।